राजनीति की बातों में तवज्जो देता था। ये बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी-छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुरानी भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है और बीवी के आ जाने के बाद ये लगाव कम हो जाता है। लेकिन सोनू और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम नज़र होता नहीं दिखाई दिया। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज़्यादा कुछ और है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी इसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति सोनू अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि सोनू अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह सोनू अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, ये सब उस औरत के साथ ये सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही सोनू ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया और फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी सोनू को एक ज़ोरदार घूंसा लगा दिया। सोनू ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, रीमा, आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि सोनू ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और सोनू सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके गौतमपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़ जाने की खबर सोनू को भी लग चुकी थी। यहाँ से स्टैंड से गोरखपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुँच गई और सोनू मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुँचने पर ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया रीमा, जो यहाँ आ गई। अब तुम सोनू के पास तभी जाना जब यहाँ सोनू उस डायन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर सोनू के पास किस चीज़ की कमी है? मीरनगर में उसकी 2-3 प्लॉट हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन सीमा भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी शादी भी होने वाली थी, 6 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई मोहन अपनी जेब से घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर वह परेशान हो गया। सीमा ने रात का खाना बनाया और हम सभी ने एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद मैंने अपने पति को फ़ोन किया ही था कि सोनू का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने सोनू का फ़ोन रिसीव किया तो सोनू ने कहा, रीमा, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही मीरनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। सोनू के यहाँ धमकी भारी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो मैं भी उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात की कहे महीने गुजर गए थे। मैंने सोनू का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं जल्दी ही मीरनगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 4 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि सोनू मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। अब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे क्या ज़रूरत पड़ी है। मैं सोनू को अगर बेहद निराशा हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता था। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता ही जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही बाकी रह गया था और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सीमा की शादी के बाद मेरी ससुराल जाकर सोनू से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए जैसे जैसे सीमा की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। सीमा की शादी में केवल 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी का कार्ड भी छप चुके थे।
एक दिन मैंने सोनू का कॉल मिलाया और बोली, सोनू तुम शादी में नहीं आओगे? सोनू ने कहा, मुझे तो अभी तक ये मालूम ही नहीं शादी किसकी है। मैंने कहा 8 तारीख को सीमा की शादी है। सोनू ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। सोनू ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो ज़रूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? सोनू ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन गौतमपुर पहुँच जाऊँगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे सोनू ने ही गिफ्ट दी थी। ये साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि सोनू दोपहर तक गौतमपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उस रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने ही आ जाएगा। मैंने सुबह फिर सोनू को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो सोनू आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक सीमा खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं सीमा की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगले सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही गौतम नगर चली जाऊँगी। मेरे इस बात पर मेरी माँ मुझे बेहद नाराज़ हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय नहीं निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तो सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार हैं तो क्या हुआ, उस सोनू और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे गौतम नगर जाने से सख्ती से मना कर दिया। मैं दिन भर सोनू का कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब सोनू की एक और से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्दी ही मेरा और सोनू का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सोनू का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। इधर से सोनू की आवाज़ आई और रोता हुआ बोला, रिया सब ख़त्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो ये रिश्ता अभी बन सकता है। सोनू ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर सोनू फिर से रोने लगा। मैंने कहा, सोनू क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? सोनू ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में हैं। सोनू के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन काटने के बाद मैंने घर में ये बात बताई तो मेरे घर वाले भी मातम छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले सोनू के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों को इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई मोहन को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी प्रिया की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी कश्मीर घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरी भाई को तो मौके पर ही मौत हो गई थी और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चल रहा था। मेरे घर वाले गोरखपुर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। सोनू सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते समय हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। यह देखकर सोनू का बर्ताव भी बदल गया था। फिर से मुझे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे। अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इस बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार ज़रूर हुआ था कि वे होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पाती, अपनी स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी तब मेरे घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग थे, सोनू और सोनू के भैया भाभी। मेरी जेठानी प्रिया ही इस घर की थी। सब कुछ उनकी ही देख रेख में होता था, लेकिन अब वही प्रिया इतनी कमज़ोर और लाचारी हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी के सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के
मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो ये खबर मैंने सबसे पहले सोनू को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वह बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया सोनू फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी और सोनू की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। इस रात को सोनू अपनी ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और सोनू खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर रात से उठती, तब तक सोनू नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी ही खुल गई। सोनू को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ तो उठा और कमरे से बाहर निकल कर जाने लगा। मैं भी तभी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल कर आई। मैंने देखा कि सोनू सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनू के इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 25 मिनट के बाद सोनू कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। सोनू की इस दीवाने की कोई समझ नहीं रही थी और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर सोनू कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रिया पूरी तरह ठीक हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो कि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज की आड़ में देवर भाभी का रोमांस चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सुलझा नहीं पा रही थी। मुझे सोनू से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात तक सोनू को प्रिया के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरी एक गहरी नींद में सो जाने के बाद सोनू बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे के बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। इसलिए बच्चा होने से पहले ही मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को सोनू घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का ये मग पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिला कर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला दो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं सोनू के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। सोनू जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा फिर से भाभी का दरवाज़ा बंद था और 20 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुला। सोनू को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही सोनू ने कहा, मैं अभी तक लेटी नहीं हूँ, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाना का पहला निवाला मुंह में डालते ही सोनू ने कह दिया, मैंने कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? सोनू ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद सोनू जल्दी सो गया, लेकिन रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर सोनू ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सोनू के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा कैमरा ख़रीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फिट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा कैद हो रहा था। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था। मुझे ये सब करते हुए दोपहर के 2 बज गए थे। तभी सोनू का कॉल आया कि वह हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे सोनू और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। सोनू अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खानी है यह मुझे समझाने लगा। इस दौरान मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो।
रात को सोनू खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आ गया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतज़ार करती रही। मेरी गहरी नींद में होने के बाद सोनू उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट के बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब सोनू अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वह सो रही थी। मैंने वहाँ से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल में कनेक्ट करके अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की तो मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। सोनू अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर और फिर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने गंदी चादर की जगह पिछले दिन वाली साफ़ चादर को बढ़ा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सुखाने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार कर उन्हें धोए हुए साफ़ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही सोनू अपनी ड्यूटी पर निकलता, मैं कैमरा रूम में छुपा देती और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखने में बैठ जाती और हर बार मुझे सोनू का वही रूटीन नज़र आता। सोनू अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन के बाद ही मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को सोनू और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझे बोल रही है, तुम बहुत नादान हैं, ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति है ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही गोरखपुर के लिए निकल रही हूँ, कुछ दिनों के बाद तुम भी गोरखपुर आ जाना, मैं तुझे अब और नहीं रहने दूँगी। दिन मेरी 1 महीने की हुई थी। मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले ही दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। प्रिया की मौत से सोनू बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सोनू की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ दिनों के बाद एक दिन मैंने सोनू का मूड देखकर उसे पूछ लिया। मैंने कहा, सोनू, अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं हैं और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? सोनू ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरी बड़े भाई ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दी थी। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने प्रिया से शादी की, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। प्रिया भाभी अब आप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था, लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी न लगाती, लेकिन प्रिया भाभी ने अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ़ करके मेरे कपड़ों को धोती। उनकी देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुँह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर सोनू मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही सोनू को लेकर मेरे सारे गलतफहमियां दूर हो गईं। मैं ख़ुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी कि मुझे सोनू जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन मिलाया और बोली, माँ, मैं अब गोरखपुर नहीं आऊँगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसीलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसला तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, आजकल के मुहासरे में शक की बुनियाद पर लड़का लड़की अपने रिश्ते को तबाह कर देते हैं और अक्सर ही अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, किसी की भी
भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की कहानी बेहद रोमांटिक है, तो लास्ट तक ज़रूर सुनें। मेरी शादी को अभी 7 महीने हुए थे। इस दौरान मैंने अपने पति सोनू में बहुत बदलाव महसूस किया। सोनू ज़्यादा अपनी भाभी प्रीति की बातों में तवज्जो देता था। ये बात मुझे बुरी लगती थी। घर की छोटी छोटी समस्याओं पर भी वो अपनी भाभी से बातें करता और मेरी बड़ी से बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं देता था। शुरू में तो मुझे लगा कि 12 साल पुरानी भाभी से लगाव तो देवर को होता ही है, और बीवी के आ जाने के बाद ये लगाव कम हो जाता है। लेकिन सोनू और उसकी भाभी के बीच का लगाव मुझे कभी कम नज़र होता नहीं दिखाई दिया। अब तो मुझे ये लगने लगा था कि बात सिर्फ लगाव की नहीं है, दोनों के बीच इससे ज़्यादा कुछ और है। मेरी जेठानी थी भी ऐसी कि कोई भी मर्द उसे देखते ही उस पर फिदा हो जाए। मुझे उसकी ऐसी सुंदरता से डर लगता था। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा पति सोनू अपनी भाभी की सुंदरता की वजह से ही उससे दूरी नहीं बना पा रहा है। एक दिन सुबह जब मैं उठी तो देखा कि सोनू अपनी भाभी के कमरे से निकल रहा था, और मुझे देखते ही वह घबरा गया और सीधे कमरे में जाकर बाथरूम में घुस गया। मैं समझ गई थी कि सुबह सुबह सोनू अपनी भाभी के साथ क्या करके बाथरूम में नहाने घुसा है। मैंने ज़ोर से बाथरूम का दरवाज़ा पीटा और बोली, ये सब उस औरत के साथ ये सब करना था तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? मैं आज ही अपने मायके जा रही हूँ। मेरी बात सुनते ही सोनू ने दरवाज़ा खोला और उसने एक ज़ोरदार थप्पड़ मुझे लगा दिया, और फिर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैंने भी सोनू को एक ज़ोरदार घूंसा लगा दिया। सोनू ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए बेड पर ले जाकर पटक दिया और बोला, रीमा, आइंदा कभी भाभी के बारे में ऐसी बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ कहती कि सोनू ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाहर चला गया। मैं बिस्तर पर पड़ी रही, लेकिन मेरी जेठानी मुझे देखने तक नहीं आई और सोनू सुबह का नाश्ता किए बगैर ड्यूटी पर चला गया। 1 घंटे में मैंने भी अपना सामान पैक किया और अपने मायके गौतमपुर के लिए निकल पड़ी। मेरी जेठानी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मेरा इस तरह घर छोड़ जाने की खबर सोनू को भी लग चुकी थी। यहाँ से स्टैंड से गोरखपुर की बस पकड़कर मैं शाम तक अपने मायके पहुँच गई, और सोनू मुझे लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन मैंने उसका कॉल रिसीव नहीं किया और घर पहुँचने पर ही मैंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अपनी माँ को सारी बातें बताकर रोने लगी। माँ बोली, तुमने बिल्कुल सही किया रीमा, जो यहाँ आ गई। अब तुम सोनू के पास तभी जाना जब यहाँ सोनू उस डायन को घर से निकाल बाहर फेंकेगा। आखिर सोनू के पास किस चीज़ की कमी है? मीरनगर में उसकी 2-3 प्लॉट हैं, वो तुझे लेकर अलग क्यों नहीं रहता? मेरी छोटी बहन सीमा भी मुझे लेकर बेहद परेशान थी। इसकी शादी भी होने वाली थी, 6 महीने रह गए थे। मेरी हालत देखकर अब ससुराल के नाम से डरने लगी थी। मेरा छोटा भाई मोहन अपनी जेब से घर आया तो मुझे इस तरह घर पर आया हुआ देखकर वह परेशान हो गया। सीमा ने रात का खाना बनाया और हम सभी ने एक साथ ही खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद मैंने अपने पति को फ़ोन किया ही था कि सोनू का फिर से कॉल आना शुरू हो गया। मेरी माँ ने देखा तो गुस्से में बोली, तू फ़ोन मुझे दे, मैं उससे बात कर लेती हूँ। लेकिन मैंने माँ को फ़ोन नहीं दिया और खाना ख़त्म करके अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर मैंने सोनू का फ़ोन रिसीव किया तो सोनू ने कहा, रीमा, तुम अपनी मर्ज़ी से गई हो तो याद रखो कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से ही मीरनगर आना होगा। मैं किसी कीमत पर तुम्हें बुलाने नहीं आऊँगा। सोनू के यहाँ धमकी भारी बातें सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं बोली, तुम मुझे बुलाने क्यों आओगे? तुम यही तो चाहते थे कि मैं वहाँ से चली जाऊँ। अब जी भर के उस औरत के साथ अय्याशी करो। तुम बुलाने भी आओगे तो मैं भी उस घर में कदम नहीं रखूँगी। इस बात की कई महीने गुजर गए थे। मैंने सोनू का इंतज़ार करती रही। अगर उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता तो मैं जल्दी ही मीरनगर पहुंच जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं लगातार उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही, लेकिन 4 महीने में एक बार भी उसने मुझे कॉल तक नहीं किया। अब मुझे लगने लगा था कि सोनू मुझे छोड़ चुका है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। अब इतनी खूबसूरत औरत उसके पास मौजूद है तो फिर मुझ जैसी साधारण लड़की की उसे क्या ज़रूरत पड़ी है?
मैं सोनू को अगर बेहद निराशा हो चुकी थी और मुझे इस हाल में देखकर मेरे घर वालों को भी दुख होता था। जैसे जैसे मेरी छोटी बहन की शादी नज़दीक आ रही थी, घर में काम बढ़ता ही जा रहा था। इसकी शादी को अब सिर्फ 1 महीना ही बाकी रह गया था और मेरे पापा भी 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आ गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि मैं सीमा की शादी के बाद मेरी ससुराल जाकर सोनू से फाइनल बात करके आएंगे। अगर वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं हुआ तो उस पर दहेज का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए जैसे जैसे सीमा की शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मुझे मायके आए हुए 6 महीने का वक्त गुजर चुका था। सीमा की शादी में केवल 22 दिन का वक्त बाकी रह गया था और शादी का कार्ड भी छप चुके थे। एक दिन मैंने सोनू का कॉल मिलाया और बोली, सोनू तुम शादी में नहीं आओगे? सोनू ने कहा, मुझे तो अभी तक ये मालूम ही नहीं शादी किसकी है। मैंने कहा 8 तारीख को सीमा की शादी है। सोनू ने कहा, लेकिन तुम्हारे घर से तो मुझे किसी ने खबर ही नहीं दी, ना ही शादी का कार्ड पहुंचा। मैंने कहा तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें तो बिना कार्ड के ही शादी में पहुंचना चाहिए। सोनू ने कहा, तुम्हारे घर वाले अगर दामाद समझते तो ज़रूर खबर करते, लेकिन ना तो तुम्हारे पापा ने मुझे कॉल किया और ना ही तुम्हारी माँ ने। मैंने कहा मैं तुमसे कह रही हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है? सोनू ने कहा, ठीक है, मैं शादी वाले दिन गौतमपुर पहुँच जाऊँगा। शादी की सुबह उठकर मैंने आसमानी रंग की साड़ी पहन ली। ये साड़ी मुझे सोनू ने ही गिफ्ट दी थी। ये साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद थी। मुझे उम्मीद थी कि सोनू दोपहर तक गौतमपुर आ जाएगा और बारात के जाने के बाद उस रात को यहीं रुकना पड़ेगा। जब वो रात भर मेरे साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठिकाने ही आ जाएगा। मैंने सुबह फिर सोनू को फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन ना तो सोनू आया और ना ही उसका कोई कॉल आया। मैं बेहद मायूस हो गई। देर रात तक सीमा खुशी खुशी विदा हो गई और मैं दुखों का पहाड़ सीने पर लिए अपनी माँ से लिपट कर रोने लगी। देखने वाले सोच रहे थे कि मैं सीमा की विदाई में रो रही हूँ, लेकिन सच तो यह था कि मैं इस वक्त अपनी किस्मत पर रो रही थी। देर रात जागने के बावजूद अगले सुबह जल्दी उठ गई और मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं आज ही गौतम नगर चली जाऊंगी। मेरे इस बात पर मेरी माँ मुझे बेहद नाराज़ हुई। बोली, जो आदमी तेरी बहन की शादी के लिए समय नहीं निकाल पाया, उसके पास तेरे लिए भी वक्त नहीं होगा। तो सब्र कर, तेरे पापा मामूली हवलदार हैं तो क्या हुआ, उस सोनू और उसके घर वालों को छोड़ेंगे नहीं। पापा को ये बात पता चली तो वो भी बेहद नाराज़ हुए और उन्होंने मुझे गौतम नगर जाने से सख्ती से मना कर दिया। मैं दिन भर सोनू का कॉल मिलाती रही, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। रात को मायूस होकर मैं बिस्तर पर जाकर सो गई। अब सोनू की एक और से कोई उम्मीद बची ही नहीं थी। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जल्दी ही मेरा और सोनू का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सोनू का ही फ़ोन था। मैंने झट से फ़ोन उठाया। इधर से सोनू की आवाज़ आई और रोता हुआ बोला, रिया सब ख़त्म हो गया। मैंने कहा, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम मेरे घर आकर मुझे यहाँ से ले चलो तो ये रिश्ता अभी बन सकता है। सोनू ने कहा, मैं अपने रिश्ते की बात नहीं कर रहा। इतना कहकर सोनू फिर से रोने लगा। मैंने कहा, सोनू क्या बात है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? सोनू ने कहा, भैया और भाभी का एक्सीडेंट हो गया है। भैया की मौके पर डेथ हो गई है और भाभी अभी भी सिटी हॉस्पिटल में हैं। सोनू के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फ़ोन काटने के बाद मैंने घर में ये बात बताई तो मेरे घर वाले भी मातम छा गया। मेरी वजह से मेरे घर वाले सोनू के भैया और भाभी से नफ़रत करते थे, लेकिन जब उन्होंने दोनों को इस एक्सीडेंट के बारे में सुना तो उन लोगों की सारी नफ़रत ख़त्म हो गई और पापा ने तुरंत मेरे छोटे भाई मोहन को बुलाकर हॉस्पिटल के लिए गाड़ी बुक करने को कह दिया। सुबह के 4 बजे तक हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेरी जेठानी प्रिया की हालत बेहद नाजुक थी। मेरी जेठानी को होश नहीं आ रहा था। तमाम तरह के इलाज करवाने के बाद हम लोग अलग अलग मंदिर में मन्नत के लिए जा रहे थे। 3 दिन पहले ही दोनों पति पत्नी कश्मीर घूमने के लिए गए थे और वापसी में उनकी कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। मेरी भाई को तो मौके पर ही मौत हो गई थी और कल उनका पोस्टमार्टम होकर अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन जेठानी अभी भी कोमा में थी। कुछ दिनों तक मेरी जेठानी का इलाज चल रहा था। मेरे घर वाले गोरखपुर जा चुके थे। अब हॉस्पिटल में मेरी जेठानी केवल मेरे भरोसे ही थी। सोनू सुबह ड्यूटी चले जाते और रात को ड्यूटी से लौटते समय हॉस्पिटल से होते हुए घर जाते। मैं हॉस्पिटल में रहकर दिन रात अपनी जेठानी की सेवा में लगी रहती। ये देखकर सोनू का बर्ताव भी बदल गया था। फिर से मुझे बेहद प्यार करने लगा था। मुझे हॉस्पिटल में रहे 2 महीने बीत चुके थे।
अब तो हॉस्पिटल ही मेरा घर बन चुका था। इस बीच में जेठानी की सेहत में इतना सुधार ज़रूर हुआ था कि वे होश में आ चुकी थी। उन्हें उनके पति के मरने का पता भी चल चुका था, लेकिन किसी से कुछ बोल नहीं पाती, अपनी स्थिति में नहीं थी। कुछ दिनों के बाद डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी और मेरी जेठानी घर आ गई। मेरे ससुराल में सास-ससुर दोनों ही नहीं थे। मैं जब शादी करके आई थी तब मेरे घर में मेरे अलावा कुल 3 ही लोग थे। सोनू और सोनू के भैया-भाभी। मेरी जेठानी प्रिया ही इस घर की थी। सब कुछ उनकी ही देख-रेख में होता था, लेकिन अब वही प्रिया इतनी कमज़ोर और लाचारी हो चुकी थी कि मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी। धीरे-धीरे 4 महीने बीत चुके थे। मेरी जेठानी के सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी तंदुरुस्ती लौट रही थी, लेकिन अब भी वो किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। मेरी जेठानी के मायके में कोई नहीं था, इसलिए उनकी हर तरह की सेवा मुझे ही करनी पड़ती थी। इसी बीच मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो ये खबर मैंने सबसे पहले सोनू को ही दी। वह बेहद खुश हुआ और सीधे अपनी भाभी के पास जाकर उनके हाथों को चूमते हुए उन्हें यह खुशखबरी सुना दी। मेरी जेठानी कुछ बोल तो नहीं सकती थी, बस उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान नजर आई। इसका मतलब यही था कि वे बेहद खुश थी। धीरे धीरे वक्त बीता और मेरा 7वां महीना शुरू हो गया। इस बीच मैंने महसूस किया सोनू फिर से अपनी भाभी के करीब होता जा रहा था। प्रेगनेंसी की वजह से मेरी हालत ऐसी थी कि मैं घर का ज़रूरी काम भी नहीं कर पाती थी और सोनू की ड्यूटी पर चले जाने के बाद ज़्यादातर समय मैं अपने कमरे में ही रहती थी। इस रात को सोनू अपनी ड्यूटी से वापस आता तो मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आता। मैं खुद जाकर अपनी जेठानी को जूस पिलाती और अपने कमरे में आकर मैं और सोनू खाना खाकर सो जाते। सुबह मैं देर रात से उठती तब तक सोनू नाश्ता तैयार कर चुका होता। मेरे साथ सुबह का नाश्ता करने के बाद वो तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता। एक दिन पेट में दर्द होने के कारण मेरी नींद जल्दी ही खुल गई। सोनू को लगा कि मैं अभी नींद में हूँ तो उठा और कमरे से बाहर निकल कर जाने लगा। मैं भी तभी उसके पीछे कमरे से बाहर निकल कर आई। मैंने देखा कि सोनू सीधे अपनी भाभी के कमरे में घुसा और उसके अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सोनू के इस हरकत से बेहद हैरान थी। मैं काफ़ी देर खड़ी रही और फिर चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गई। 25 मिनट के बाद सोनू कमरे में आकर मेरे पास लेट गया। सोनू की इस दीवाने की कोई समझ नहीं रही थी और पहले भी ऐसा करता था। तब मेरी जेठानी एकदम तंदुरुस्त थी, लेकिन अब तो किसी अपाहिज की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती है। फिर सोनू कमरा बंद करके उसके साथ क्या करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि प्रिया पूरी तरह ठीक हो और बीमार होने का नाटक कर रही हो, कि मेरी नज़रों में दोनों की हकीकत छुपी रहे। अपाहिज की आड़ में देवर भाभी का रोमांच चल रहा था और मुझे खबर तक नहीं लगी। मैं अगले कुछ दिनों तक सुलझा नहीं पा रही थी। मुझे सोनू से फिर से नफरत सी होने लगी थी। मैं रोज़ देर रात तक सोनू को प्रिया के कमरे की ओर जाते हुए देखती। मेरी एक गहरी नींद में सो जाने के बाद सोनू बिस्तर से उठकर अपनी भाभी के रूम में जाता और अंदर से दरवाज़ा बंद कर आधे घंटे के बाद वापस आता तो पसीने में नहाया हुआ होता और मेरे बगल में लेट जाता। मेरा बच्चा होने में अभी 20 दिन बाकी रह गए थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं दोनों की रासलीला अब ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बच्चा होने के बाद मैं 1-2 हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाऊंगी, इसीलिए बच्चा होने से पहले ही मैंने दोनों को रंगे हाथों पकड़ने का मौका देख रही थी। रात को सोनू घर आया तो हमेशा की तरह मेरे लिए खाना और अपनी भाभी के लिए जूस लेकर आया था और जूस का ये मग पकड़ाते हुए बोला, भाभी को जूस पिलाकर आओ, फिर हम खाना खा लेंगे। मैंने कहा, आज तुम ही पिला दो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं सोने जा रही हूँ। इतना कहकर मैं सोनू के सामने ही बिस्तर पर लेट गई। सोनू जूस का गिलास लेकर गया तो मैंने देखा फिर से भाभी का दरवाज़ा बंद था और 20 मिनट के बाद ही दरवाज़ा खुला। सोनू को हाथों में खाली गिलास लिए कमरे की ओर आता देख मैं झट से बिस्तर पर लेट गई। कमरे में आते ही सोनू ने कहा, मैं अभी तक लेटी नहीं हूँ, उठो थोड़ा सा खाना खा लो। मैंने कहा, मुझे भूख नहीं लगी है। मेरी भूख तो मर चुकी थी, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था, मुझे उसके लिए खाना पड़ा। खाना का पहला निवाला मुंह में डालते ही सोनू ने कह दिया, मैंने कल की ऑफिस से छुट्टी ले ली है क्योंकि कल भाभी को लेकर हॉस्पिटल जाना है। उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। मैंने कहा, ठीक है, आप कितने बजे हॉस्पिटल के लिए निकलेंगे? सोनू ने कहा, मैं सुबह जल्दी ही निकल जाऊंगा, कल भाभी के कई टेस्ट होने हैं, इसलिए मुझे आने में देर हो जाएगी। खाना खाने के बाद सोनू जल्दी सो गया, लेकिन रात भर जागती रही। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं तो बस सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। सुबह उठकर सोनू ने नाश्ता बनाया और मेरे साथ नाश्ता करने के बाद अपनी भाभी को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया।
सोनू के जाते ही मैं मार्केट गई और वहाँ से एक छोटा कैमरा ख़रीद लाई और उस कैमरे को मैंने अपनी जेठानी के रूम में ऐसी जगह फ़िट कर दिया जहाँ से उनका पूरा कमरा कैद हो रहा था। उस कैमरे को मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दिया था। मुझे ये सब करते हुए दोपहर के 2 बज गए थे। तभी सोनू का कॉल आया कि वह हॉस्पिटल से वापस आ रहा है। मैं अपने आज के काम से बेहद खुश थी। कल तक मेरे पास सबूत होगा जिसके सहारे सोनू और उसकी भाभी की असलियत मेरे सामने आ जाएगी। सोनू अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल से घर आया और भाभी को कमरे में बेड पर लेटाकर मेरे कमरे में आ गया और फिर उसने अपनी भाभी की सारी दवाइयाँ मुझे पकड़ा दी और कौन सी दवाई कब खानी है यह मुझे समझ आने लगा। इस दौरान मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया उसकी भाभी नहीं बल्कि बीवी हो। रात को सोनू खुद ही अपनी भाभी के कमरे में जूस और दवाइयाँ लेकर गया और आधे घंटे में वापस लौट कर आ गया। खाना खाने के बाद सो गया और मैं सुबह होने का इंतज़ार करती रही। मेरी गहरी नींद में होने के बाद सोनू उठा और अपनी भाभी के कमरे में चला गया। 20 मिनट के बाद पसीने में लथपथ होकर लौट आया और मेरे पास लेट गया। जब सोनू अपनी ड्यूटी पर चला गया तो मैं झट से अपनी जेठानी के रूम में गई। वह सो रही थी। मैंने वहाँ से कैमरा हटा दिया और अपने रूम में आकर मोबाइल में कनेक्ट करके अब तक की रिकॉर्डिंग देखनी ही शुरू की तो मेरे तो होश ही उड़ गए हैं। सोनू अपनी भाभी के कमरे में गया, उन्हें गोद में उठाकर और फिर बिठाया और भाभी की गंदी चादर को उठाकर उसने एक तरफ रख दिया। फिर उसने गंदी चादर की जगह पिछले दिन वाली साफ चादर को बढ़ा दिया। फिर गंदी चादर को कमरे के बाथरूम में ले जाकर धोने लगा और फिर उसने धोई हुई चादर को बाथरूम की खिड़की पर ही सुखाने के लिए टांग दिया। फिर उसने अपनी भाभी की सलवार उतार कर उन्हें धोए हुए साफ कपड़े पहनाए और गंदे कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगा। इस रिकॉर्डिंग को देखने के बाद मेरा रूटीन यही हो गया था कि जैसे ही सोनू अपनी ड्यूटी पर निकलता मैं कैमरा रूम में छुपा देती और अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग देखने में बैठ जाती और हर बार मुझे सोनू का वही रूटीन नज़र आता। सोनू अपनी भाभी के कमरे में उनके साथ जो करता वो या तो पति कर सकता था या कोई बेटा ही अपनी माँ की ऐसी सेवा कर सकता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत ख़राब हुई और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 3 दिन के बाद ही मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया और कुछ दिनों में ही मैं अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। इस दौरान मेरी देखभाल के लिए मेरी माँ मेरी ससुराल आ गई थी। एक दिन मैंने अपनी माँ को सोनू और उसकी भाभी वाली वीडियो दिखाई तो उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया और मुझे बोल रही है, तुम बहुत नादान हैं। ये देवर भाभी वाला प्यार नहीं है बल्कि कोई पति है ऐसा कर सकता है। मैं तो आज ही गोरखपुर के लिए निकल रही हूँ। कुछ दिनों के बाद तुम भी गोरखपुर आ जाना। मैं तुझे अब और नहीं रहने दूँगी। दिन मेरी 1 महीने की हुई थी। मेरी जेठानी की तबीयत बिगड़ी और अगले ही दिन हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई। प्रिया की मौत से सोनू बिल्कुल टूट गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सोनू की सगी माँ की डेथ हुई हो। कुछ दिनों के बाद एक दिन मैंने सोनू का मूड देखकर उसे पूछ लिया। मैंने कहा, सोनू अब तो भाभी इस दुनिया में नहीं है और मैं जानती हूँ कि तुम उनसे बेहद प्यार करते थे। इतना प्यार तो कोई बेटा भी अपनी माँ से नहीं करता। तुम उनके गंदे कपड़े अपने हाथों से धोते थे, आखिर क्यों? सोनू ने मेरी तरफ देखा और गहरी सांस ली और थोड़ी देर की खामोशी के बाद बोला, मैं और मेरी बड़े भाई ने बचपन में ही बहुत कुछ झेला था। मेरी सगी माँ बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरे पापा की मौत के बाद मेरी सौतेली माँ ने मेरे पापा की पूरी प्रॉपर्टी को हड़प लिया और हमें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दी थी। मेरे भैया ने मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया। 12 साल पहले मेरे बड़े भैया ने प्रिया से शादी की जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। प्रिया भाभी अब आप भी उसे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। भाभी के पास जो भी संपत्ति थी उन्होंने मेरे भैया के हवाले कर दी और उन्होंने मेरी माँ की तरह मेरी परवरिश की। मैंने अपनी सगी माँ को नहीं देखा था लेकिन भाभी ने सगी माँ की कमी पूरी कर दी थी। 6 साल पहले मुझे टाइफाइड हो गया था और कई हफ्तों तक मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। इस दौरान मेरा ख्याल मेरी भाभी ने ही रखा था। अगर कोई दूसरी औरत होती तो वह मेरे गंदे कपड़ों को हाथ भी न लगाती, लेकिन प्रिया भाभी ने अपने बेटे की तरह गंदे बिस्तर को साफ करके मेरे कपड़ों को धोती। उन्हें उनकी देखभाल की वजह से ही मैं मौत के मुंह से वापस आ गया, लेकिन मेरी देखभाल में इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए मैं अपनी भाभी को बचा नहीं सका। इतना कहकर सोनू मेरे कंधे पर सर रखकर रोने लगा। उसकी ये हालत देखकर मुझे रोना आ गया। साथ ही सोनू को लेकर मेरे सारे गलतफहमियां दूर हो गईं। मैं खुद को बेहद खुशनसीब समझने लगी
कि मुझे सोनू जैसा पति मिला था। मैंने अपनी माँ को तुरंत फ़ोन मिलाया और बोली, माँ, मैं अब गोरखपुर नहीं आऊँगी। इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। कई बार हम जिन चीज़ों को सच समझ लेते हैं, उनके पीछे की वजह बिल्कुल अलग ही होती है। इसीलिए सिर्फ शक की बुनियाद पर ही आखिरी फैसला तक पहुंचना हमारी बेवकूफ़ी साबित होती है। दोस्तों, आजकल के मुहासरे में शक की बुनियाद पर लड़का लड़की अपने रिश्ते को तबाह कर देते हैं और अक्सर ही अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।